गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को एसिड्स पढ़ा रही थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। सब्स्टिट्यूटेड एसिड में अब हम आगे देखते हैं टार्ट्रिक एसिड, जिसमें कि 2 OH समूह और 2 COH समूह, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से लगे हुए है होते हैं। इसे हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं जो भी पदार्थ है उसकी बनाने की विधियाँ एवं उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं। इसकी बनाने की विधि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट लिया है और इसका पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं हम टार्ट्रिक एसिड का, और उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इसका कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है और डाई पोटेशियम टार्ट्रेट बन जाता है। इसके बाद में इसको हम पुनः कैल्शियम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, ताकि इस कैल्शियम सॉल्ट को हम प्यूरिफिकेशन में काम में ले सकें। इसको हम रिमूव कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, तो हमें टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है। टार्ट्रिक एसिड को हम डाईब्रोमो मोनोसक्सेनिक एसिड से भी बना सकते हैं। डाईब्रोमोसक्सेनिक एसिड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, उसकी संरचना। इसको जब हम AgOH से ट्रीट कराते हैं तो जो ब्रोमीन है वो सिल्वर द्वारा ले ली जाती है और उसके जगह पर OH यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि टार्ट्रिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइऑक्सल साइनोहाइड्रिन से भी हम इसको बना सकते हैं। ग्लाइऑक्सल से पहले स्टेप में हम साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है ये ग्लाइऑक्सल है। इसकी जब हम HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर 2 हमें CN प्रतिस्थापित मिलते हैं, और इसका जब CN समूह का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमें टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखें, फ्यूमेरिक एसिड से हम इसको बना सकते हैं। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड का ट्रांस वर्जन है। अगर दोनों COH समूह एक तरफ होते हैं तो वो मैलिक एसिड कहलाता है, और अगर दोनों COH समूह स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन में हैं, इससे एक दूसरे के एंटी डबल बॉन्ड के स्थिति हैं, तो उसे हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। फ्यूमेरिक एसिड को जब हम बेसिक KMnO4 से ट्रीट कराते हैं तो जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह यहाँ पर 2 OH समूह लग जाते हैं। ये इसकी टार्ट्रिक एसिड की कुछ बनाने की विधियाँ थी। अभी हम टार्ट्रिक एसिड के विभिन्न गुण देखते हैं। टार्ट्रिक एसिड के 2 मिरर इमेजेस यहाँ पर मिलती हैं हमें, जो कि रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है, और एक होता है मीसो टार्ट्रिक एसिड। ये इसके 3 समावयवी संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम डी टार्ट्रिक एसिड, डी से अर्थात डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अर्थात उस पर यदि प्रकाश डाला जाए तो वो उस प्रकाश को वामवर्त दिशा में घुमा देता है, राइट डायरेक्शन में घुमा देता है। एल मीन्स लीवो रोटेटरी, अर्थात यदि इस पर प्रकाश डाला जाए तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में या उल्टी दिशा में इसको प्रकाश को घुमाता है। और मीसो टार्ट्रिक एसिड ऐसा होता है जिस पर प्रकाश डालने पर प्रकाश का प्रभाव कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं हम आगे, कि इसका सॉल्ट बनाना, यदि हम ऑब्वियस है इसमें 2 तरह की अभिक्रियाएं हम मिलेंगी। पहली अभिक्रिया जो COH समूह की होगी और दूसरी अभिक्रिया जो OH समूह की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम सोडियम से ट्रीट कराते हैं तो COH समूह की प्रॉपर्टी के अनुसार इसका डाई सोडियम सॉल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, COH समूह की ही अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। अगर इसको हम इथेनॉल से ट्रीट कराएं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर पहले हमें एक तरफ एस्टर समूह लगा हुआ मिलता है, और उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में दोनों COH में CO C2H5 जोड़ करके और डाइएस्टर इसका बना देता है। नेक्स्ट हम देखें अमोनिया से अभिक्रिया। तो पहले यहाँ COH समूह पर जब अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम इस तरह से सॉल्ट मिलता है, जिसे जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर निकल करके ये एमाइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 एमाइड समूह यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम हीट का इफेक्ट, क्योंकि संरचना ऐसी है जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ से
वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के एनहाइड्राइडिक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अगर हमने ये टेम्परेचर 150 रखा है, अगर इससे ज़्यादा हम इसे हीट करते हैं तो ये टुकड़ों में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं PCl5 से रिएक्शन। ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं वो COOH समूह की अभिक्रियाओं में आती है। अगर PCl5 से हमने पहले एसिड्स पढ़े थे, उनमें भी देखा था हमने कि PCl5 से रिएक्शन करने पर POCl3 बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है और यहाँ पर Cl अटैच हो जाता है। तो क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, 2 जगह हमें COCl अटैच्ड मिलता है। इसके बाद रिएक्शन विथ HBr से रिएक्शन कराने पर दोनों OH यहाँ से हट जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाता है, तो हमें डाइब्रोमो मोनोसक्सेनिक एसिड मिलता है, डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं HI से अभिक्रिया। HI से अभिक्रिया करने पर हमें यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं आयोडीन बाहर निकल जाती है, एक OH लेकर के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। और अधिक HI लेंगे तो हमें आगे दोनों OH समूह यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं और सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर कंसनट्रेट H2SO4 अगर लिया जाए तो ये पूरी तरह से टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटिलीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि किसी भी COH समूह को एसिटाइल ग्रुप उस पर जोड़ दिया जाता है। हम OH समूह के लिए होती है ये अभिक्रिया। OH समूह में जब इसका एसिटिलीकरण किया जाता है, जनरली एसिटिलीकरण का कार्य होता है किसी भी समूह को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर ये OH समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एसिटाइलेशन हो जाता है, तो हमें डायएसिटाइल प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके बाद में हम इस पर जो भी अभिक्रिया करेंगे वो इस समूह पर होगी या यहाँ पर होगी, इस समूह पर नहीं होती। तत्पश्चात जब जो भी हमें उत्पाद बनाना है हम बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जब हम वापस से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यहाँ हमें वापस से OH प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमने एसिटिलाइजेशन के द्वारा इस OH समूह को प्रोटेक्ट कर दिया था ताकि इस पर कोई अभिक्रिया नहीं हो और अभिक्रियाएं सारी दूसरे समूह पर हो। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन अमोनिया का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिएजेंट आ गया है, अमोनियमय सिल्वर नाइट्रेट। ये एक्चुअली टॉलरेंस अभिकर्मक होता है, जिसमें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट को घोलते हैं तो वहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो अमोनीकृत होकर के और AgO2 बना देता है। ये AgO2 यहाँ पर देखें हम अभिक्रिया करता है, OH समूह की अभिक्रिया है ये। और हम लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं वो भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और अल्कोहलिक ग्रुप्स के लिए टॉलन अभिकर्मक से परीक्षण करते हैं। तो ये अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टॉलन अभिकर्मक होता है और जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो ये ऑक्साइड यहाँ पर आगे सिल्वर में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ से OH हट जाता है निकल के और H2O बना देता है। तो हमें जो रजत दर्पण दिखाई देता है वो इस सिल्वर की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण के लिए हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लें तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ है, फेंटन अभिकर्मक। इसके द्वारा अगर अभिक्रिया कराई जाए तो हमें मैलेइक अम्ल डाइहाइड्रोक्सी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि हमने जो ऑक्सीकारक पदार्थ लिए हैं वो ऑक्सीकारक पदार्थ कितनी क्षमता वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हम
जो रोशे सॉल्ट है उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं कि फैलिंग विलयन बनाने में ये काम में आता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं हम। हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हम जो अभिकर्मक लेबोरेटरी में परीक्षण में काम लेते हैं उनमें कौन कौन से रसायन उपस्थित होते हैं। तो टॉलन अभिकर्मक में अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट उपस्थित होता है, जबकि फैलिंग विलयन ए और बी दो तरह के होते हैं। फैलिंग विलयन ए में फेरस सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फैलिंग विलयन बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशे लवण भी कहा जाता है उसे, वो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा टार्ट्रिक एसिड है वो क्या क्या काम में लिया जा सकता है। जैसे कि बाइंडर के रूप में, कलर को अगर किसी मटेरियल पे बाइंड करना है तो टार्ट्रिक एसिड उसमें रोल प्ले करता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थ में, दर्पण पे रजतन के लिए यानी सिल्वर मिरर के लिए आदि इसके कई उपयोग हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सिट्रिक एसिड पर हम चलते हैं। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। 3 एसिड और 1 OH समूह इस पर लगा हुआ होता है। इसे हम सामान्यतया इस तरह से लिखते हैं। इस पर 3 COH समूह और 1 OH समूह उपस्थित होता है। ये नींबू में प्रायः पाया जाता है। सिट्रिक एसिड के बारे में हम जनरली हम जानते हैं कि ये खट्टा या स्वाद में होता है और नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो इसको बनाने की सबसे पहली विधि हम देखें, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया से इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिल ब्रोमो एसीटेट लिया है हमने और ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर। जिंक की उपस्थिति में जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें ये कंपाउंड मिलता है, जिसको जब हम दोबारा आगे एसिड से इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जितने भी एस्टर समूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब टूट जाते हैं और यहाँ से भी ब्रेक डाउन हो जाता है। H और OH, ZnOH निकल जाता है और ये सब टूट करके हमें एसिड और अल्कोहल दे देते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल जाते हैं। ZnOH आगे फिर फर्दर टूट के ZnO और HBr में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसको एथिल ब्रोमो एसीटेट और ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर से बना सकते हैं सिट्रिक एसिड को। नेक्स्ट हम देखें ग्लिसरॉल से भी सिट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में हम इसका HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो 2 स्थान पर यहाँ पर Cl लग जाता है। ऑक्सीकरण करा के मध्य वाले समूह को हम यहाँ पर, क्योंकि हमें इससे आगे फर्दर OH COH प्राप्त करना है, इसको CO में परिवर्तित कर देते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी HCN से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ OHCN, CN और CN इस तरह से मिलता है और सारे CN का फिर हाइड्रोलिसिस किया जाता है अम्लीय माध्यम में तो सारे समूह COH में बदल जाते हैं, हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड को हम इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़फुल है, तो नींबू के रस से या मोलासेल से इनसे भी बनाते हैं। सिट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ निकल के आएंगी, एक COH समूह की प्रॉपर्टी और एक OH समूह की प्रॉपर्टी। इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।